अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। हमने ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A के जो हाइड्राइड्स हैं उनके ऊपर हमने देखा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड क्या है और उनमें वो वाले मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, मिसाल के तौर पे अमोनिया है, मिसाल के तौर पे बेटा जी वाटर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हमने देखा था कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा थी, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। तो उससे कम बेटा जी HF और सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट था? अमोनिया का। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था ये किस वजह से था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कि दो मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनमें मौजूद एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये प्रीवियस लेक्चर था, होप आपने याद किया होगा। आज बेटे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। तो बेटा जी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला बेटा होता है ROH। क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है? दो लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अल्कोहल्स को जब बेटे आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कोहल्स की जो स्ट्रक्चर है वो वाटर से ही रिजेंबल कर रही है। ठीक है, तो ये देखें बेटे ये वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर बेटे क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल जब क्लोज होंगे तो क्या होगा? वाटर का ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम अल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है। इस अट्रैक्शन को बेटे जी हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है RC+O OH। यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कोई बच्चा बताएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 1.4 का डिफरेंस होता है। वो कैसे बेटा जी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5 और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो डिफरेंस कितना आया? 1.4 का। ठीक हो गया। तो यहां पे बेटा इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल जब क्लोज होंगे तो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को बेटा जी क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये बेटा जी क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं दे विल बी soluble in water। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड their molecules can form hydrogen bond with water molecules, therefore they are soluble in the water। ओके हो गया। अब यहां पे बेटा जी ये R क्या चीज है? ये R अल्काइल ग्रुप है। R क्या है बेटा जी? अल्काइल ग्रुप है। ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, इसको याद रखना है आपने कि दिस इज अल्काइल ग्रुप। नंबर 1 अल्काइल से मुराद ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यानी कि R की जगह पे क्या लगा हो सकता है? CH3 लगा हो सकता है। R की जगह पे C2H5 लगा हो सकता है। R की जगह पे C3H7 लगा हो सकता है एंड सो ऑन।
ठीक हो गया। ये जो R है बेटा जी, ये नॉन पोलर नेचर का है। ये किस नेचर का है? नॉन पोलर नेचर का है। ओके हो गया। तो जब बेटा जी मॉलिक्यूल में R का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब है अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉन पोलर करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो क्या बेटा जी नॉन पोलर चीजें पानी में हल हो सकती हैं? अट्रैक्शन ही कोई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी R के साइज इंक्रीज होने से क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। वजह क्या है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा? नॉन पोलर करैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हम बात लिख लेते हैं नोट के तौर पे कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो बेटा जी क्या होती है? साइज ऑफ R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है कि R का अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल में कौन सा करैक्टर बढ़ेगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर करैक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये पॉइंट लिख लें बेटा जी कि साइज ऑफ R अगर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल में नॉन पोलैरिटी क्या होगी? नॉन पोलैरिटी इंक्रीज होगी। नॉन पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके हो गया बेटा जी। अब मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं कि ये हमारे पास है जी एथानॉल C2H5OH, हमारे पास है C3H7OH, इसी तरह बेटा जी C4H9OH। कोई बच्चा बता सकता है इनमें से कौन सा अल्कोहल वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? जिसमें R का साइज कम होगा, एथानॉल। तो ऑर्डर क्या बनेगा सॉल्युबिलिटी का? दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। उसकी वजह क्या है कि यहां पे देखें बेटे अल्काइल का साइज बढ़ता जा रहा है। अल्काइल का साइज बढ़ेगा तो नॉन पोलर नेचर जो है वो मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, नॉन पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है CH3COOH, इसी तरह बेटा जी C2H5COOH, इसी तरह C3H7COOH। एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक हो गया। किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी बेटा जी? एसिटिक एसिड की। उसकी वजह क्या है कि एसिटिक एसिड में अल्काइल का साइज स्मॉल है। तो ये बेटा जी क्या है? ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो बेटा जी उसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाले पॉइंट्स इंटी टेस्ट के पॉइंट्स हैं। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। उसकी रीजन क्या है बेटा जी? हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है ना? बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके हो गया। यहां तक सबको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी हम बात करते हैं, क्या है जी? मीथेन है, C2H6 है इथेन, C3H8 एटसेट्रा। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। और ये नॉन पोलर है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी। अब बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ आइस क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये बेटा पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये इंटी टेस्ट के पॉइंट्स हैं। ये चीजें मेंशन कर लिया करें, ये नोट्स आपके बनते जाएंगे, बाद में आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक हो गया। देखिए जी स्ट्रक्चर ऑफ आइस के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस को समझने के लिए हम बात करते हैं। देखो बेटे वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है कि ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड्स हैं। ऐसे ही है। जबकि यहां पे बेटा जी ये क्या है? दो लोन पेयर है। सही हो गया।
अब अगर बेटा देखें यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट, याद रखिएगा किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को आप बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड ए सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो बेटा जी ये ज्योमेट्री आपको ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट कितने कॉर्नर में नजर आ रही है? हैं? 4 कॉर्नर में नजर आ रही है, ऐसे ही है। तो 4 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री को आप क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रल। क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बेटा जी क्या है? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। ठीक हो गया? वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? टेट्रा। डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है? 2 लोन पेयर हैं और ऑक्सीजन के साथ क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक हो गया? अब ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे रहे कि व्हाट इज ज्योमेट्री, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक हो गया? तो वाटर की ज्योमेट्री बेटा जी क्या है? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। अब बेटा जी जब वाटर नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा होता है कि वाटर मॉलिक्यूल मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं? कॉन्टिन्यूअली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जी, ये क्या कर रहे हैं? ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है? लिक्विड के पार्टिकल्स की मोशन कौन सी होती है बेटा जी? ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल मोशन होती है। ठीक है? तो यहां पे आप बताएंगे कि एट रूम टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा जी? मूव कर रहे हैं फ्रीली। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर ही। ठीक है? अब इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बेटा जी बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ठीक है ना? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो क्या हो रहे हैं बेटा जी? फॉर्म भी हो रहे हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या है, जैसे ही आप क्या करते हैं? वाटर का टेम्परेचर लो करते हैं। ठीक है? वाटर का टेम्परेचर क्या करते हैं? लो करते हैं। यानी कि सपोज करते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री तक ले आते हैं टेम्परेचर को। तो फिर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? आप यहां बताएंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कम क्लोज। मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, नंबर 1। नंबर 2 बेटा जी क्या होगा? वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वाटर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह क्या? मॉलिक्यूल क्लोज हो रहे हैं। सही हो गया? जिसकी वजह से वाटर का वॉल्यूम बेटा जी क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी बेटा जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है? 4 डिग्री पर वाटर मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे। वाटर का वॉल्यूम कम होने की वजह से वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है? तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है? तो किस पर होगी बेटा जी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही टेम्परेचर बेटा जी कहां पे आता है? 0 डिग्री पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? ये देखें साहब बच्चे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है? 2 लोन पेयर हैं और 2 ही बेटा जी क्या है? बॉन्ड पेयर। सही हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया? अब यहां पर क्या होगा
कि ये वाला हाइड्रोजन एक और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर भी चार्जेस बेटे आपने लगाने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, यहां पे लोन पेयर भी ये आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जी ये वाले लोन पेयर को भी क्या होगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सही हो गया। अब यहां पे अगर गौर करें बेटा जी, आप यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल लगाएं, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल लगाएं, तो जैसे ही वाटर 0 डिग्री पर मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये क्या क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। ये स्पेस क्यों क्रिएट हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है, और अरेंजमेंट की वजह से क्या हो गई, यहां पे स्पेस अक्कर हो गई है। तो यहां पे आप बताएंगे एट 0 डिग्री क्या होगा बेटा जी, स्पेसिस will be created, will be produced among molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा जी क्या हो जाएंगी, स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, जिसकी वजह से 9% वॉल्यूम आइस का इंक्रीज हो जाएगा। 9% वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बेटा जी मुझे बताएं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी 0 डिग्री पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके हो गया। अब बेटा देखें आइस बन गई है, अब ये क्या है, आइस है। तो आइस की जब डेंसिटी कम होगी तो बेटा जी वो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। अब वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है, तो आइस कहां पे आ जाएगी, सरफेस पे आ जाएगी। अब यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लिख लें कि व्हाई डज, ये पेपर में आता है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर आइस क्यों फ्लोट करती है। तो आप बताएंगे कि आइस के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से क्या है बेटा जी, स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं। सही हो गया। इन स्पेसिस की वजह से आइस का वॉल्यूम वाटर से कितना इंक्रीज हो गया, 9%। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज। इस वजह से आइस क्या करेगी, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। अब बात की समझ लगी बेटे, अच्छा ये आपको समझ लग गई। अब बेटा जी हम देखेंगे कि आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं। तो बेटा जी याद रखिएगा कि आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है, इस तरह ये देखें, यहां पर ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हेक्सागोनल शेप बेटा जी इस तरह बन जाएगी। इसी तरह यहां पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है बेटा जी, आपने याद रखना है कि ये इस तरह के क्या बन जाएंगे बेटा, बॉक्सेस बन जाएंगे, जैसे हनी कॉम होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता, उस किस्म की बेटा जी क्या बन जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाली जो अरेंजमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएगी, हेक्सागोनल हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस, टेट्राहाइड्रल या हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ये अरेंजमेंट है। इस पॉइंट को याद रखना है कि वाटर के अंदर, आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो है वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल। ठीक है, किस तरीके की तरह बेटा, लाइक हनी कॉम। ठीक है, हनी कॉम शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह का ये अरेंजमेंट है। क्लियर हो गया बेटा जी। अब देखें ये है एम्प्टी स्पेसेस, सही है ना, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम 9% बेटा जी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यहां तक सबको क्लियर है। अब ये देखिए बेटा, ये है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वाटर, वाटर की ज्योमेट्री के ऊपर टेम्परेचर या हीट का क्या इफेक्ट हो रहा है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन भी रहे थे और ब्रेक भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल्स क्लोज होना शुरू हो गए। 4 डिग्री पर मॉलिक्यूल मैक्सिमम क्लोज हो गए,
और इस दौरान वाटर ने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्शन शो की, ठीक है, और वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब जैसे ही 4 से कम टेम्परेचर 0 पे पहुंचा तो अब क्या है, मॉलिक्यूल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उनके हाइड्रोजन बॉन्ड अब क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। फिक्स होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेटा जी क्या जनरेट हो गई हैं, स्पेसेस। स्पेस इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम 9% बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइस क्या करेगी, वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगी। ओके हो गया बेटा जी। अब ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है, तो वो आपने बतानी है हेक्सागोनल। आइस के अंदर या वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये 2 पॉइंट। तीसरा बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो डायमंड से रिजेंबल करती है। तो याद रखिएगा, आइस की स्ट्रक्चर हो या डायमंड की स्ट्रक्चर हो, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी। क्या होगी वो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं FFC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। ये क्या ज्योमेट्री होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये हम सॉलिड वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। आपने याद रखना है कि आइस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। यहां तक सबको क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि जो आइस है इसका लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को सस्टेन करने में आइस का क्या किरदार है। तो इसको समझने के लिए बेटा जी मैं ये रेज कर रहा हूं, सब बच्चे देखो कि हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ये देखो, ये बेटा जी वाटर है, ये क्या है, वाटर है, किसी समंदर का है या फिर बेटा जी किसी लेक का या पॉन्ड का है, ठीक हो गया। ये वाटर की क्या है, बॉटम है, यानी कि आप इसको कह लें ये अर्थ है, सही हो गया। जबकि ये बेटा जी क्या है, ये एयर है। अब जब टेम्परेचर बेटा जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, नॉर्मल टेम्परेचर था, तो तब वाटर का टेम्परेचर भी क्या था बेटा जी, नॉर्मल था। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में था। जैसे ही वेदर जो है वो चेंज हुआ, सर्दियां आना शुरू हुई, तो क्या होगा बेटा जी, 25 से टेम्परेचर जैसे ही 4 डिग्री पे आएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, रेंज कर लेंगे, सही हो गया। जैसे ही टेम्परेचर बेटा जी 4 डिग्री से 0 डिग्री पर आएगा, क्या होगा, सरफेस के ऊपर आइस बन जाएगी। यहां पे क्या बन जाएगी, आइस बन। टेम्परेचर कहां पे कम हो रहा है, हवा में, इसलिए बेटा जी सरफेस पे क्या बन गई, आइस। ओके हो गया। अब बेटा जी यहां पे वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री ही होगा। टेम्परेचर कहां पे कम हो रहा है, हवा में या जमीन में, हवा में कम हो रहा है। अब टेम्परेचर बेटा जी क्या होगा, 0 डिग्री से कम होके आ गया जी -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर दें, आइस आइस ही रहेगी। आइस की स्टेट चेंज होने वाली नहीं है। नंबर 2, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो बेटा जी क्या है, इंसुलेशन का काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंसुलेशन का। इसका मतलब है यहां पे आइस क्या कर रही है, एज इंसुलेशन एक्ट कर रही है। जब इंसुलेशन होगी तो क्या होगा बेटा जी, यहां से हीट चेंज नहीं होगी, तो सरफेस के ऊपर आइस बन जाएगी, लेकिन बॉटम पे वाटर वैसे रहेगा और वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री रहेगा। और उसके अंदर जितनी भी वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सरवाइव रहेंगे इन सीवियर विंटर सीजन। बात की समझ लगी ना बेटे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज के अंदर जो है वो वाटर ऊपर भी जम जाता है, नीचे से भी जम जाता है, ये कैसे हो गया, कैसे फ्रीज हो गया। तो फ्रिज के अंदर बेटा जी आप हीट लूज कर रहे हैं ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से, ठीक है। लेकिन समुद्रों में, लेक्स में टेम्परेचर सिर्फ ऊपर डिक्रीज हो रहा है, तो सरफेस के ऊपर बेटा जी क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, और आइस इंसुलेशन का काम करेगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड ना होते तो क्या एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती, क्या वाटर आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती, क्या आइस वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती,
क्या आइस जो है वो इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करती? तो इसका मतलब क्या है कि आइस के अंदर जो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फ्लोट करना, इंसुलेशन करना, डेंसिटी का कम हो जाना, ये सारी की सारी वजूहात किस वजह से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक हो गया बेटे? तो आज के लेक्चर में जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन और एंटी टेस्ट का टॉपिक है। यहां पे बेटा जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहाइड्रल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चाहे वो सॉलिड स्टेट में, चाहे वो लिक्विड में, चाहे गैसियस स्टेट में, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। सही हो गया? आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल। आइस की स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है? डायमंड से। और कैसी होती है स्ट्रक्चर? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके हो गया? क्या होती है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके जी।